तो आप सबका तीसरे दिन की कक्षा के अंदर स्वागत है। आगे चले, समय बहुत कीमती है। तो जब भी हम लोग अपना व्याकरण का या प्रश्न उत्तर की बात करेंगे तो आपसे प्रार्थना कि पीछे पीछे बोलते जाइए, साथ साथ समझते जाइए। तो आइए शुरू करते हैं। हमें कहा गया है उचित विस्मय आदि बोधक लेकर रिक्त स्थान भरे। जहां पर रिक्त स्थान होगा वहां पर उचित विस्मय आदि बोधक लगाना है। जैसे हमारे पास परीक्षा में दिया है होगा वाह या अरे, उफ, हाँ, आहा, उफ। ऐसे प्रत्येक वाक्य के पीछे दो दिए होंगे, उन दोनों में से एक हमने विस्मयादि बोधक चुनना है। जैसे पहला देखे, रखित स्थान यानी कि डैश, तुम पढ़ोगे नहीं। वाह या अरे, क्या आएगा? अरे तुम पढ़ोगे नहीं, वाह थोड़ी होता है ना। आगे है उफ या हाँ, तुमने ठीक पहचाना। हाँ तुमने ठीक पहचाना। बड़े दुख की बात है, आहा बड़े दुख की बात है, नहीं उफ, क्योंकि दुख की बात है, उफ बड़े दुख की बात है। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। हाय या अच्छा, अच्छा हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। बहुत अच्छा किया, वाह, वाह बहुत अच्छा किया। आ होता है दर्द के लिए, दुख के लिए। आगे है विधानसभा में बम लेकर जाएं। वाह, विधानसभा में बम लेकर जाएं, नहीं, ये क्या यहां पर वहां नहीं हो सकता। अगला, हम मस्तानों का टोला आजादी का डोला लाएंगे। अरे वाह, अरे या वाह, अरे के जाएगा वाह, वाह हम मस्तानों का टोला आजादी का टोला लाएंगे। आगे अरे तुम्हें जिंदगी अच्छी नहीं लगती। आगे वाह, यही ठीक रहेगा। वाह, उसके देश, उसने देश का नाम उज्जवल कर दिया। आहा, देखना एक दिन हम दीवानों की टोली आजादी की दुल्हन को ब्याह लाएगी। तो ये थे हमारे विस्मयादि बोधक। अब बात करें र के विभिन्न रूप के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत आसानी से आपको समझाता हूं। हिंदी के अंदर र के तीन रूप है। एक, दूसरा जो सिर पर आता है, तीसरा जो हम लोग क्या करते हैं पैर में डालते हैं। जैसे उदाहरण के लोग के चले हम लोग जैसे करते हैं प्रकट, ये वाला, क्या, ये वाला। लेकिन एक र का रूप और है, वो है ऐसे, जैसे कि हमने डालना है ट्रक, ट्रक। र तीन रूप से है। र एक तो साधारण है जिसे सामान्य कह रहे हैं, आपको बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा होगा कि भारत, राणा, द्वारा, चारों, शहर, तारकोल, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, बिल्कुल बीच में लगा हुआ है। दूसरा रूप जो सिर पे लगा होता है, जो सिर पे लगा हो उसे बोलते हैं रेफ, उसे बोलते हैं रेफ, जो कि सिर के ऊपर आए। जैसे स्पर्श, अर्जुन, दुर्लभ, कार्बन, सिर के ऊपर आने वाले र को रेफ बोलते हैं। और पैर में आने वाले, चाहे ये वाला है और या ये वाला है, दोनों ही पैर में आ रहे हैं, ये भी और ये भी, दोनों पैर के अंदर आ रहे हैं, यानी कि दोनों ही पदेन है, दोनों ही पदेन है। अब इनके अंदर भिन्नता क्या है? वो ये है कि जहां पर खड़ी पाई वाला हमारे पास व्यंजन नहीं होगा तो वहां पर क्या होगा, वहां पर ऐसे लगेगा। जैसे अब देखो ना, ट है, ट के नीचे ऐसे तो लगेगा नहीं, इसलिए ट के नीचे ऐसे लगता है। जहां पर खड़ी पाई है, जैसे प था, प के साथ क्या है, यहां पे खड़ी पाई थी, हमने ऐसे कर लिया। इस कारण पदेन दो तरह से है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कहां पर रेफ है और कहां पर पदेन और कहां पर सामान्य है। अब अगली एक बात और करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में र आधा है या पूरा, हमने ये भी बताना है कि आधा है या पूरा। अब आप इस चीज को ध्यान कर लीजिएगा। जहां पर तो रेफ है, कहने का भाव जहां पर सिर पर आया है वहां पर आधा है। जहां पर सिर पे हो, जहां पर रेफ हो, तब वो र क्या होगा, आधा 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 ही होगा। समझ गए? जो र सिर के ऊपर आ रहा है यानी रेफ आ रहा है,
तो वहां पर क्या है, आधा है। लेकिन जहां पर पैर में आ रहा है पदेन, यहां पर पैर में आ रहा है वो र हमेशा पूरा होता है। देख लीजिएगा आप, वो र हमेशा पूरा है। तो समझ गए, र आधा कहां है, सिर वाला आधा है और पैर वाला पूरा है। आगे बढ़े, अब बात करें पुरुष के बारे में। हम जब सर्वनाम करते हैं तो वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम आता है। तो तीन प्रकार के पुरुष होते हैं हमारे पास। मैं, हम उत्तम पुरुष है, तू, तुम, आप मध्यम पुरुष है, वह, यह, वो क्या है, अन्य पुरुष है। अब इसको थोड़ा स्पष्ट करूं। इंग्लिश के अंदर हम लोग देखते हैं आई और वी। ये क्या है, फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष है। जहां पर मेरी अपनी खुद की बात हो, जहां पर हमारी बात हो, मैं या हम, मैं अपनी बात कर रहा हूं, जहां हम लोग दो लोग खड़े हैं, हम दो अपनी बात कर रहे हैं। जब मैं खुद की बात कर रहा हूं, हम खुद की बात कर रहे हैं, तो वहां पर उत्तम पुरुष है, यानी बोलने वाला। बोलने वाला मैं बोल रहा हूं इस समय, मैं क्या हूं, उत्तम पुरुष है। आप सुन रहे हो, तुम सुन रहे हो, तुम क्या हो, मध्यम पुरुष हो। तुम क्या हो, मध्यम पुरुष हो। इंग्लिश के अंदर एक ही शब्द है यू, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन। अब मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो। अब मैं बात कर रहा हूं राहुल की, कि राहुल ने आज बहुत शरारत की, तो राहुल क्या हुआ, वो अन्य पुरुष हो गया, वो हो गया अन्य पुरुष। तीन पुरुष है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, आप मध्यम हो। आप मेरे से कोई बात करोगे तो आप जब मेरे से बात करोगे तब आप बोलोगे तो आप उत्तम हो जाओगे, मैं मध्यम हो जाऊंगा। और जब हम दोनों किसी तीसरे की बात करेंगे, चाहे किसी वस्तु की, चाहे किसी व्यक्ति की, तो वो क्या हो जाएगा, वो अन्य पुरुष है। आगे बढ़े, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जो हमारे पास, वो है अनुवाद, जिसे आप ट्रांसलेशन कहते हो। पंजाबी में हमारे पास वाक्य होगा, 2 नंबर का एक वाक्य होगा, 2 नंबर का होगा। उसको हिंदी में हमने क्या करना है, अनुवादित करना है, उसका अनुवाद करना है। और यहां पर हमने 18 वाक्य लिए हैं, 18 वाक्य लिए हैं। और ये वो वाक्य हैं जिनका प्री बोर्ड में या वार्षिक परीक्षा के अंदर आने का पूरा पूरा चांस है, पूरा पूरा मौका है इन चीजों का। तो आप लोग ध्यान कीजिएगा। पहला, हामिद ता मोटर दे हेठा आंदे आंदे बचिया। हामिद तो मोटर के नीचे आते आते बचा। आप इन सबका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ताकि जब आप घर बैठकर इसकी दोहराई करो तो आपके पास पंजाबी वाले वाक्य होना चाहिए। वैसे ये वाक्य वो वाले हैं जो आपके पाठ्य पुस्तक के जितने पाठ हैं उनके पीछे अभ्यास कार्य में भी थे। दूसरा, उसका चिमटा रुस्त में हिंद है। उसका चिमटा रुस्त में हिंद है। तेरियां उंगलियां तवे नाल सड़ जांदियां सन। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी। गर्मी तो बाद स्कूल का पहला दिन सी। गर्मी के बाद स्कूल का पहला दिन था। यह असली डायनासोर नहीं हन। ये असली डायनासोर नहीं है। ਹੈਲਥ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ 12 फुट ऊंचा दिल दा मॉडल सी। हेल्थ गैलरी में 12 फुट लंबा दिल का मॉडल था। सारे बच्चे इकट्ठे हंस पे। सभी बच्चे एक साथ, इकट्ठे का एक साथ हंस पड़े। अध्यापिका स्टाफ रूम विच चल पई। अध्यापिका स्टाफ रूम की ओर चल दी। दी यहां पर पीछे बिंदी नहीं आएगी, दी। यह धरती ते जीवन का मूल आधार है। यह पृथ्वी पर जीवन का मूल आधार है। उस पिंड विच सड़क बन रही है। उस गांव में सड़क बन रही है। अगे दी आवाज हासे विच दब जाती है। अगली आवाज हंसी में दब जाती है। आज मेरे जीवन नू खतरा लग रहा है। आज मेरे जीवन को
खतरा लग रहा है। पानी नहीं ਤਾਂ जीवन ਕਿਵੇਂ संभव होवेगा? पानी नहीं तो जीवन कैसे संभव होगा? ਇਹ ਉਸਦਾ मनपसंद विषा सी। यह उसका मनपसंद विषय था। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ सब तो छोटी सी। वह अपने परिवार में सबसे छोटी थी। कल्पना चावल ਨੂੰ क्षमा करना, कल्पना चावला ਨੂੰ संगीत बहुत पसंद सी। कल्पना चावला को संगीत बहुत पसंद था। ये वाक्य परीक्षा के अंदर बहुत बार आता है। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ही माहिर सी। वह जहाजों को उड़ाने में पहले से ही माहिर थी। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज भी वह सभी के दिलों पर राज करती है। तो ये थे हमारे 18 वाक्य जिनको पंजाबी से हिंदी में अनुवाद करना है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले कार्य के लिए। अब हम लोग 25 नंबर का कार्य देखेंगे भाग ख के अंदर। 8 नंबर के हमें वह प्रश्न आएंगे जिनका उत्तर एक एक नंबर का है, एक एक अंक का है, उसकी बात करेंगे। पहला प्रश्न, महापद्म नंद के दरबार में किस देश के दूत आए थे? किस देश के आए थे? रोम देश के दूत आए थे। कौन से देश के? रोम देश के। दूसरा प्रश्न, रोम के राजदूत मगध सम्राट के लिए क्या लाए थे? वह बहुत सारे उपहार और पिंजरे में एक शेर लेकर आए थे। अगला प्रश्न, सम्राट महापद्म नंद के मंत्री का क्या नाम था? तो उस मंत्री का नाम था शकटार। क्या नाम था? शकटार। शेर किस धातु का बना हुआ था? शेर किस धातु का बना हुआ था? शेर बना हुआ था सीसा धातु का। किस धातु का? सीसा। शीशा नहीं डालना, स है, सीसा। अगला प्रश्न, शेर को पिंजरे से निकालने वाला किशोर बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? वह प्रसिद्ध हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का नाम से। चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, पिंजरा किस धातु का बना था? लोहा धातु का। जो शेर था वो सीसा धातु का था और जो पिंजरा बना था वो बना था लोहा धातु का। अगला प्रश्न, गुरु जी ने बच्चों को क्या वचन दिया था? गुरु जी ने बच्चों को प्रथम आने पर मेट्रो रेल के सुहावने सफर का उपहार देने का वचन दिया था। क्या वचन दिया था? कि अगर आप लोग प्रथम आए तो मेट्रो रेल का सुहावना सफर कराया जाएगा। कैसे पता चला कि यह बच्चे पंजाब से आए हैं? क्योंकि बच्चों के ट्रैक सूट पर छपा था पंजाब। पंजाब छपा हुआ था, इसलिए पता लगा कि ये बच्चे पंजाब से हैं। मेट्रो रेल की पटरी कहां कहां बिछाई जाती है? मेट्रो रेल की पटरी जमीन पर, सड़क पर, पुल बनाकर तथा जमीन के नीचे सुरंग खोदकर बिछाई जाती है। लिफ्ट का प्रयोग किन लोगों के लिए किया जाता है? लिफ्ट का प्रयोग वृद्धों यानी जो बूढ़े लोग हैं, बीमारों और अपाहिज लोगों के लिए किया जाता है। लिफ्ट का प्रयोग किन के लिए किया जाता है? वृद्धों, जो बुजुर्ग लोग हैं, बीमारों तथा अपाहिज लोगों के लिए किया जाता है। स्टेशन पहुंचने पर बच्चे क्या देखकर हैरान हुए? स्टेशन पहुंचने पर बच्चे स्टेशन की साफ सफाई व सजावट को देखकर हैरान हुए। अगला प्रश्न, स्वचालित प्रवेश द्वार किस प्रकार कार्य करता है? एक यात्री के लिए एक टोकन यात्रा के लिए दिया जाता है।
इस टोकन को मशीन के पास लाने से स्वचालित प्रवेश द्वार खुल जाता है और यात्री इसमें से निकल जाता है। अगला प्रश्न, स्मार्ट कार्ड का क्या उपयोग है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। स्मार्ट कार्ड का क्या उपयोग है? स्मार्ट कार्ड को स्वचालित प्रवेश द्वार मशीन के पास लाने से उनकी यात्रा के अनुसार अपने आप ही किराया कट जाता है। तो क्या है स्मार्ट कार्ड? जैसे ही उस स्मार्ट कार्ड को स्वचालित प्रवेश द्वार मशीन के पास लाया जाता है तभी अपने आप ही किराया कट जाता है। आगे चलें। पर्यटन कार्ड द्वारा कितने दिन तक यात्रा कर सकते हैं? पर्यटन कार्ड द्वारा 1 से लेकर 3 दिन तक असीमित यात्रा कर सकते हैं, यानी जितनी बार मर्जी आई जाओ जाई जाओ। कितने? 1 से 3 दिन तक पर्यटन कार्ड। आगे बात करें, गाड़ी की प्रतीक्षा करते समय कौन से रंग की पट्टी से आगे नहीं जाना चाहिए? पीले रंग की पट्टी से आगे नहीं जाना चाहिए, याद रख लेना। अगला प्रश्न, प्लेटफॉर्म पर हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए? बताओ कि हमें प्लेटफॉर्म पर क्या क्या नहीं करना चाहिए। प्लेटफॉर्म पर हमें एक तो पीली पट्टी को पार नहीं करना चाहिए, दूसरा कभी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। एक तो हमें पीली पट्टी को पार नहीं करना है, दूसरा प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं फैलानी है। अगला प्रश्न, मेट्रो गाड़ी की खिड़कियां क्यों नहीं खुलती? मेट्रो गाड़ी के ये पूरी तरह से वातानुकूलित, वातानुकूलित क्या होता है? जिसमें कहते हैं एसी, एयर कंडीशनर्ड, है ना। वातानुकूलित होने की वजह से इसकी खिड़कियां नहीं खुलती। इलेक्ट्रॉनिक सूचना पट पर क्या सूचना दी जाती है? बड़े बड़े ना इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगे होते हैं, ये जो हमारे आजकल रेलवे स्टेशन है, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर आने वाले स्टेशनों की सूचना दी जाती है। वहां पर क्या दिया जाता है? हमें आने वाले स्टेशनों की सूचना दी जाती है। अगला प्रश्न, लेखिका ने आंगन में क्या देखा? लेखिका ने, यहां पर है, हाँ, लेखिका ने आंगन में क्या देखा? यहां पर बैंगन नहीं आएगा, यहां भी आंगन ही आएगा। लेखिका ने आंगन के पौधे के बीच एक घोंसला देखा। उस घोंसले में लाल रंग के छोटे छोटे 4 अंडे थे। कितने अंडे थे? 4 अंडे थे। परीक्षा के अंदर ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि चिड़िया के कितने अंडे थे? तो 4 अंडे थे। चिड़िया का रंग रूप कैसा था? चिड़िया छोटी सी चंचल जैतूनी हरी, जिसके नीचे के अंग सफेद, जंग जैसे रंग की शिखा, दुम में तो 2 सुई की तरह नुकीले पर जो तनकर खड़े रहते थे। लो, अगला प्रश्न आ गया जिसकी बात कर रहे थे। चिड़िया के कितने बच्चे थे? चिड़िया के 4 बच्चे थे। बच्चे भोजन की मांग किस प्रकार करते थे? बच्चे अपनी खुली चोंच बार बार ऊपर की ओर उठाकर भोजन की मांग करते थे। घोंसला नीचे मिट्टी में कैसे गिर गया? जिन 2 पत्तों के बीच घोंसला बना था उनमें से एक पत्ते के टूट जाने के कारण घोंसला नीचे मिट्टी में गिर गया। लेखिका ने घोंसले को ऊपर की टहनी पर बांधने का निश्चय क्यों किया? लेखिका को डर था कि कहीं बिल्ली हमला ना कर दे। क्यों किया? कि कहीं बिल्ली हमला ना कर दे। बच्चे अपनी मां से संपर्क कैसे स्थापित करते हैं? बच्चे घोंसले से मुंह बाहर निकालकर ची ची कर मां से संपर्क स्थापित करते थे। अगले प्रश्न पर जा रहे हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 26, 3 बच्चे मुक्त हो गए थे परंतु चौथा बच्चा क्यों नहीं मुक्त हो पाया? क्योंकि वो बहुत छोटा था। छोटा होने के कारण
चौथा बच्चा मुक्त नहीं हो पाया। अगला प्रश्न, लेखिका चौथे बच्चे के भी उड़ जाने पर उदास क्यों हो गई? लेखिका को महसूस हुआ कि उसकी छोटी बेटी भी एक चिड़िया के बच्चों जैसी है, जो एक दिन वो भी शादी कर कर इस घोंसले से उड़कर कहीं और दूर चली जाएगी। नीलू का पूरा नाम क्या था? परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण, आपको प्री बोर्ड या वार्षिक परीक्षा के अंदर यह प्रश्न मिलने वाला है। नीलू का पूरा नाम अनिल शर्मा था। क्या था जी? अनिल शर्मा। अगला प्रश्न, बचपन से ही उसकी रुचि फ्लाइंग में क्यों हो गई? क्योंकि अनिल शर्मा के पिता हरि प्रकाश शर्मा वायुसेना में सर्जेंट थे। क्या थे? सर्जेंट थे। अगला प्रश्न, उड़ते हुए वायुयान को देखकर वह मन ही मन क्या सोचता? अनिल शर्मा सोचता कि एक ना एक दिन वह भी विमान उड़ाकर अपने देश का झंडा आसमान में फहरा देगा। अनिल शर्मा ने पायलट का प्रशिक्षण कहां से लिया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनिल शर्मा ने पायलट का प्रशिक्षण बिदर से लिया। कहां से लिया? बिदर से लिया, ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न है, अनिल शर्मा किन किन क्षेत्रों में देश की सेवा की? अनिल शर्मा ने नक्सली इलाके, गुजरात के दलदली क्षेत्र, बाढ़ वाले क्षेत्र, गणतंत्र दिवस की परेड और पायलट प्रशिक्षण में सेवा की। कहां कहां? अनिल नक्सली इलाके, गुजरात के दलदली क्षेत्र, तीसरा बाढ़ वाले क्षेत्र जहां पर बाढ़ आती है, 4 नंबर पर गणतंत्र दिवस की परेड में और 5 नंबर पर पायलट प्रशिक्षण में सेवा की। अगला प्रश्न, अनिल शर्मा की किस प्रकार के कार्यों में रुचि थी? अनिल शर्मा की ऐसे कार्यों में रुचि थी जो चुनौतीपूर्ण हो। 12 नवंबर 2000 को भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिम सीमा पर क्या देखा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उन्होंने देखा था कि मछुआरों की किश्तियां। क्या देखा था? मछुआरों की किश्तियां देखी जो भारतीय सीमा में दाखिल होने को थी। अगला प्रश्न, पाकिस्तानी मछुआरों ने किसे अपना निशाना बनाया? पाकिस्तानी मछुआरों ने अनिल शर्मा के हेलीकॉप्टर को अपना निशाना बनाया। किससे? मिसाइल से। पाकिस्तानी मछुआरों ने अनिल शर्मा के हेलीकॉप्टर को मिसाइल से निशाना बनाया। अगला प्रश्न, 26 नवंबर 2009 को ऐसी ही घुसपैठ कहां हुई? 26 नवंबर 2009 को ऐसे ही घुसपैठ मुंबई में हुई थी। कहां हुई थी? मुंबई में। लड़के और उसकी बहन का क्या नाम था? लड़के और उसकी बहन का क्या नाम था? लड़के का नाम मनीष और उसकी बहन का नाम सीमा। लड़के का नाम मनीष और उसकी बहन का नाम सीमा। मनीष क्या बेचकर अपना जीवन बसर करता था? गुब्बारे बेचकर। क्या बेचकर? गुब्बारे बेचकर। गुब्बारे बेचने के पीछे मनीष ने अपनी क्या व्यवस्था बताई कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए उसे गुब्बारे बेचने पड़ते हैं। अगला प्रश्न आए, पढ़ोगे? पूछने पर मनीष ने क्या उत्तर दिया? उसने उत्तर दिया, ना में सिर हिलाकर, ना में सिर हिलाकर के मैं नहीं पढ़ूंगा। बच्चों को किस संस्था के अंतर्गत पढ़ाने के लिए ले जाया गया? बच्चों को प्रेरणा सहायता सोसाइटी के, कहां पर? प्रेरणा सहायता सोसाइटी के अंतर्गत पढ़ने के लिए ले जाया गया। मनीष और सीमा क्या बनना चाहते हैं? मनीष पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहता है और सीमा अध्यापिका बननी चाहती है। मनीष क्या बनना चाहता है? पुलिस इंस्पेक्टर और सीमा अध्यापिका। अगला प्रश्न, जीवन में मुश्किलों से पार कौन लोग जा जाते हैं?
मुश्किलों से पार वही पा जाते हैं जो मुश्किलों के आगे घुटने नहीं टेकते, उनका दृढ़ता से सामना करते हैं। जीवन में मुश्किलों से पार कौन लोग जा पाते हैं? जो मुश्किलों के आगे घुटने नहीं टेकते और दृढ़ता से मुसीबतों का सामना करते हैं। अगला प्रश्न, राजा जनक ने क्षमा राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र को देखकर सभी क्यों हंसने लगे? क्योंकि अष्टावक्र उनके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर हंसने लगे। क्या था उनका शरीर? टेढ़ा मेढ़ा था। राजा जनक और दरबारी अष्टावक्र के सामने क्यों नतमस्तक हुए? राजा जनक और उसके दरबारी अष्टावक्र की विद्वता, वो बहुत विद्वान थे, विद्वता के सामने नतमस्तक हुए। नतमस्तक होता है झुकना। अगला प्रश्न, सूरदास ने किसकी आराधना में काव्य रचना की? सूरदास ने श्री कृष्ण की आराधना में काव्य रचना की। किसकी? श्री कृष्ण की। तो कृष्ण के लिखना कैसे है कृष्ण शब्द को, वो ध्यान से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, जायसी के प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम वो है जी पद्मावत। क्या नाम है? पद्मावत। जायसी एक कवि है। रामानंद सागर द्वारा टेलीविजन पर प्रसारित प्रख्यात धार्मिक धारावाहिक रामायण में संगीत मुख्य रूप से किसने दिया? वो दिया था जी स्वर्गीय रविंद्र जैन ने। स्वर्गीय रविंद्र जैन ने। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो किया था जी थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन ने। अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? ब्रेल लिपि जो कि सूरदास लोग जो नेत्रहीन है वो लोग इसका प्रयोग करते हैं, लुई ब्रेल ने। किसने किया जी? लुई ब्रेल ने किया। महाराजा रंजीत सिंह ने कितनी आयु में लाहौर पर अधिकार कर लिया था? महाराजा रंजीत सिंह ने 19 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 19 वर्ष की आयु में लाहौर पर अधिकार कर लिया था। बाबा आमटे को भारत सरकार ने समाज सेवा के लिए पद्मश्री तथा पद्म विभूषण का सम्मान कब दिया? तो वो दिया था पद्मश्री का 1971 में और पद्म विभूषण का 1986 में। बाबा आमटे को 1971 में पद्मश्री और 1986 में पद्म भूषण का सम्मान मिला। अमीना हामिद को मेले में क्यों नहीं भेजना चाहती थी? पाठ समझ गए होंगे, ईदगाह। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ। इस पाठ से बहुत से प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न, अमीना हामिद को मेले में क्यों नहीं भेजना चाहती थी? क्योंकि अमीना सोच रही थी कि 4-5 वर्ष का दुबला पतला नन्हा बालक 30 कोस कैसे चल के जाएगा। दूसरा प्रश्न, नमाज खत्म होने पर लोग क्या करते हैं? बहुत महत्वपूर्ण, नमाज खत्म होने पर लोग आपस में गले मिलते हैं। लोग आपस में गले मिलते हैं। हामिद हिंडोले में क्यों नहीं चढ़ता? बहुत महत्वपूर्ण, हामिद के पास 3 पैसे थे, वह उन्हें हिंडोले में चढ़कर बेकार खर्च नहीं करना चाहता था। अगला प्रश्न, साइंस सिटी का पूरा नाम क्या है? साइंस सिटी का पूरा नाम क्या है? यह किसके नाम पर रखा गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा के अंदर आएगा ही आएगा। साइंस सिटी का पूरा नाम पुष्पा गुजराल साइंस सिटी है। पुष्पा गुजराल साइंस सिटी है। जो इसका नाम रखा गया है वो रखा गया है हमारे पूर्व, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल जी की पूज्य माता जी के नाम पर, जिनका नाम पुष्पा था। पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल जी की पूज्य माता जी के नाम पर रखा गया। अगला प्रश्न, इसका उद्घाटन कब हुआ और किसने किया? इसका उद्घाटन हुआ
19 मार्च 2005 को। और किया किसने? हमारे माननीय राज्यपाल एस.एफ. रोड्रिग्स ने। एस.एफ. रोड्रिग्स ने दिल के मॉडल को में क्या दिखाया गया है? उस साइंस सिटी के अंदर एक दिल का मॉडल है, उसके अंदर क्या दिखाया गया है? उसमें दिखाया गया है रक्त संचार प्रणाली। रक्त संचार, रक्त का अर्थ होता है खून, रक्त संचार प्रणाली। डायनासोर पार्क में कितनी तरह के डायनासोर हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा ही आएगा। डायनासोर पार्क में कितनी तरह के डायनासोर हैं? डायनासोर पार्क में 26 तरह के डायनासोर हैं। कितने तरह के? 26 तरह के। वोल्केनो आकृति की क्या विशेषता है? इस आकृति में 4 हिलते जुलते, मुंह फैलाते, आवाजें निकालते डायनासोर दिखाई देते हैं। कितने? 4 हिलते जुलते, मुंह फैलाते और आवाजें निकालते डायनासोर दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न, डोम थिएटर की क्या विशेषता है? इसका फ्रेम आम थिएटर से 10 गुना बड़ा है। कितना? 10 गुना। इसमें बड़ी पिक्चर आती है, इसकी आवाज बिल्कुल साफ है। फ्लाइट सिमुलेटर में क्या दिखाया गया है? इसमें वीडियो के माध्यम से स्क्रीन पर हवाई उड़ान दिखाई जाती है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें वीडियो के माध्यम से स्क्रीन पर हवाई उड़ान दिखाई जाती है। अगला प्रश्न, विजयंत टैंक और एयरक्राफ्ट मिग 23 कहां पर है? ये दोनों साइंस सिटी की डिफेंस गैलरी में। कहां पर है? डिफेंस गैलरी में। क्या है वहां पर? विजयंत टैंक और एयरक्राफ्ट मिग 23। सहयोग का क्या अर्थ है? सहयोग का क्या अर्थ है? सहयोग का अर्थ है किसी कार्य में एक दूसरे का साथ देना। लंगड़े ने अंधे को क्या उपाय बताया? लंगड़े ने अंधे को बताया कि तुम मुझे अपने कंधे पर बिठा लो, मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा। कपोतराज चित्रग्रीव ने कबूतरों को क्या सलाह दी? उसने कबूतरों को साहस से एक साथ मिलकर उड़ने की सलाह दी। साहस करके एक साथ मिलकर उड़ने की सलाह दी। अगला प्रश्न, हमें पड़ोसियों से कैसा व्यवहार करना चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण, परीक्षा के अंदर आएगा। तो हमें पड़ोसियों से सहयोग और मेल जोल बढ़ाना चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमें अपने सहपाठियों से कैसा व्यवहार करना चाहिए? हमें अपने सहपाठियों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उनसे बिना भेदभाव और बिना झगड़ा किए रहना चाहिए। वाघा बॉर्डर को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा के अंदर आता है और हमें इसका उत्तर नहीं आता होता, याद कर लेना। वाघा बॉर्डर को किस नाम से जाना जाता है? वाघा बॉर्डर को एशिया की बर्लिन दीवार, एशिया की बर्लिन दीवार, फिर कह रहा हूं एशिया की बर्लिन दीवार के नाम से जाना जाता है। वाघा बॉर्डर किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो वाघा बॉर्डर भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न, वाघा बॉर्डर के दोनों ओर कौन कौन से प्रसिद्ध नगर है? हमें पता है कि वाघा बॉर्डर हमारा अमृतसर के पास है, तो इधर तो हो गया अमृतसर और उधर पाकिस्तान की तरफ से क्या है? लाहौर है। तो एक और तो लाहौर है और दूसरी ओर अमृतसर नामक प्रसिद्ध नगर है। वाघा बॉर्डर का विशेष आकर्षण क्या है? कि रोजाना शाम को होने वाली रिट्रीट की रस्म, जिसे देखने के लिए दोनों देशों के बहुत सारे पर्यटक आते हैं। यहां पर हर रोज शाम की होने वाली रिट्रीट की रस्म, जिसे देखने के लिए दोनों देशों के बहुत सारे पर्यटक आते हैं। अगला प्रश्न, बीएसएफ के जवान कौन कौन से नारे लगाते हैं? बीएसएफ, वाघा बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ के जवानों द्वारा 3 तरह के नारे लगाए जाते हैं। पहला, हिंदुस्तान जिंदाबाद। दूसरा, भारत माता की जय। और तीसरा,
वंदे मातरम। क्या है तीसरा? वंदे मातरम। अगला प्रश्न, हवा की घटक गैसें कौन कौन सी है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, परीक्षा के अंदर देखने को अक्सर मिलता है। हवा की घटक गैसें मुख्यतः हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ओजोन। 5 है, दोबारा बोल रहा हूं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ओजोन आदि मानी जाती है। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर जीवन का मूल आधार क्या है? पृथ्वी पर जीवन का मूल आधार वस्तुतः हवा के मुख्य घटक ऑक्सीजन को माना जाता है। पृथ्वी पर जीवन का मूल आधार हवा का जो मुख्य घटक है वो है ऑक्सीजन, उसे माना जाता है। और पानी की घटक कौन कौन सी गैसें हैं? वो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कौन सी है पानी की? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इस एकांकी में, अगला प्रश्न है, इस एकांकी में काले कलूटे राक्षस किसे कहा गया है? इस एकांकी में स्कूटर, बस, ट्रैक्टर, कारखानों आदि से निकलने वाले प्रदूषित धुएं को किसे कहा गया? प्रदूषित धुएं को राक्षस कहा गया है, जो कहां से निकल रहा है? स्कूटर से, बसों से, ट्रैक्टर से, कारखानों से। अगला प्रश्न, वायु प्रदूषण से कौन कौन से रोग हो रहे हैं? वायु प्रदूषण से मनुष्य को सांस से संबंधित रोग हो रहे हैं, और फेफड़ों के रोग हो रहे हैं, और त्वचा संबंधी रोग, त्वचा होती है स्किन, है ना, त्वचा संबंधी रोग हो रहे हैं। तो यहाँ पे 3 प्रकार के रोगों का वर्णन मिला है। पहला है सांस से संबंधित, दूसरा है फेफड़ों से संबंधित, और तीसरा है त्वचा से संबंधित। अगला प्रश्न, वह कौन सी गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक मानव जाति का नुकसान कर रही है? वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा मनुष्य जाति का नुकसान कर रही है। अगला प्रश्न, ओजोन की सुरक्षा परत किस गैस के कारण टूटती फूटती जा रही है? वो टूटती फूटती जा रही है कि जो रासायनिक गैस रेफ्रिजरेटर जिसे फ्रिज बोलते हो और एयर कंडीशनर जिसे एसी बोलते हो में से काम आने वाली रासायनिक गैस के कारण। अगला प्रश्न, धरती का तापमान किस गैस के कारण बढ़ रहा है? तो धरती का जो तापमान है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण बढ़ रहा है। अगला प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने अपनी सेहत सुधारने का क्या उपाय बताया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने बताया कि लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। क्या करें? लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। पेड़ लगाओ, सब कुछ हो जाएगा। अगला प्रश्न, सपने कैसे पूरे होते हैं? सपने देखना बहुत आसान है। सपने कैसे पूरे होते हैं? सपने पूरे होते हैं अथक परिश्रम से, दृढ़ निश्चय से, आत्मविश्वास से और एकाग्रता से। अगर आप भी चाहते हो कि आप भी मेरिट में आओ, बहुत अच्छे अंक लो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अथक परिश्रम। जितने दिन रह गए लगातार परिश्रम करो, दृढ़ निश्चय कर लो कि मैंने इतने अंक लेने ही लेने। आत्मविश्वास, खुद पे विश्वास करो कि हाँ मैं कर सकता हूं, और एकाग्रता, बिना ध्यान भटके अपना पढ़ाई के ऊपर लग जाओ तो आपके सपने भी पूरे हो जाएंगे। अगला प्रश्न, बचपन से ही कल्पना चावला का क्या सपना था? कल्पना चावला आसमान की ओर सैर करने का सपना देखती थी। आसमान की सैर करने का सपना देखा करती थी। अगला प्रश्न, कल्पना चावला का जन्म कब और कहां हुआ? कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 में हरियाणा राज्य के करनाल 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 शहर में हुआ, वो भी एक मध्यवर्गीय परिवार में। कल्पना का विवाह कब और किससे हुआ? कल्पना का विवाह सन 1983 में जीन पियरे हैरिसन नाम के अमेरिकी के साथ हुआ। अमेरिका था एक अमेरिकन एक था ये पर्सन, जीन पियरे हैरिसन। अगला प्रश्न, कल्पना की प्रारंभिक शिक्षा कहां पूरी हुई?
कल्पना की प्रारंभिक शिक्षा उसके घर के पास स्थित टैगोर बाल निकेतन स्कूल, कौन सा है, टैगोर बाल निकेतन स्कूल में हुई। और उसके बाद उसकी इंजीनियरिंग की शिक्षा कहां से पूरी हुई, चंडीगढ़ से। अगला प्रश्न, भगत सिंह स्कूल से कहां चले गए थे। भगत सिंह स्कूल से जलियांवाला बाग की पवित्र धरती को प्रणाम करने गए थे। जलियांवाले बाग की मिट्टी हाथ में लेकर उन्होंने क्या सौगंध खाई, अंग्रेजों को भारत से भगाकर भारत मां को आजाद करवाने की सौगंध खाई। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के प्रिय नारे कौन कौन थे, एक तो था भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो। विधानसभा में बम फेंकने की जिम्मेवारी किसे सौंपी गई, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारे पास, क्या रहने वाला है, 4 नंबर का होगा। 3 प्रश्न करने होंगे परीक्षा में। ये अभी हमने जो प्रश्न किए हैं 1-1 नंबर वाले, जे उससे थोड़े बड़े हैं। कहने का भाव है कि इन प्रश्न का उत्तर कम से कम 4 से 5 पंक्तियों में चाहिए। कितने में चाहिए, 4 से 5 पंक्तियों के अंदर इसका जो है उत्तर चाहिए। और 3 चौके 12, 3 प्रश्न करने हैं, 4 नंबर का 1 रहने वाला है। तो आइए, पहला प्रश्न, रोम के राजदूत ने पिंजरे के शेर को बाहर निकालने के लिए क्या शर्तें बताई। रोम के राजदूत ने पिंजरे के शेर को बाहर निकालने के लिए यह शर्तें बताई कि ना तो पिंजरा खोलना है, ना ही इसे काटना है, इसे खोले या तोड़े बगैर ही शेर को पिंजरे से बाहर निकालना है। दूसरा प्रश्न परीक्षा के अंदर आएगा ही आएगा, पिंजरे के चारों ओर आग लगती देख सभा में सन्नाटा क्यों छा गया। सभा में सन्नाटा इसलिए छा गया क्योंकि सभी लोग जानते थे कि यह किशोर पिंजरे के चारों ओर आग लगाने से शेर कैसे पिंजरे से बाहर निकालेगा। यदि यह किशोर शेर को पिंजरे से बाहर ना निकाल पाया तो इसे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। सन्नाटा क्यों छाया, समझ गए। तो इसके लिए था कि सभी लोग ये जानना चाहते थे कि अब किशोर जो पिंजरे के चारों ओर आग लगाने से क्या शेर को पिंजरे से बाहर निकाल पाएगा, और दूसरी बात अगर ना निकाल पाया तो इसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसलिए पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, चंद्रगुप्त ने पिंजरे के शेर को कैसे बाहर निकाला। चंद्रगुप्त ने पिंजरे के शेर को पहले पानी में डुबोने के लिए कहा और फिर उसने नौकरों से कहकर पिंजरे के चारों तरफ आग लगवा दी। आग लगने से सीसा धातु से बनी शेर की मूर्ति पिघलकर पिंजरे से बाहर आ गई, पिंजरे से बाहर आ गई। तो ये था हमारा आज का तीसरे दिन का कार्य। अब हमारे पास 4 दिन शेष है, 4 दिन और है। 4 वीडियो लगातार आपके लिए लेके आएंगे बिना रुके हुए। बस शर्त एक ही है कि आप बिना रुकते इन वीडियोस को देखते जाइए। जहां पर जरूरत पड़े दोबारा देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, 4 बार देख लीजिए। ये 7 की 7 वीडियोस जो रहने वाली हैं आपको हिंदी के विषय के अंदर बहुत अच्छे अंक दिलाएंगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।